जरूर, हम सभी को लगता है कि कुश्ती एक जंगली और जोखिम भरा खेल है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये जीवन समाप्त नहीं है। फिर भी वहां बहुत दुर्लभ उदाहरण है जहां WWE पहलवानों ने रिंग के अंदर और बाहर दोनों तरह के वास्तविक जीवन के हताहतों का कारण बना है। यह सामान्य परिदृश्य नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हमारे साथ रहें क्योंकि हम चर्चा करते हैं WWE पहलवान जिन्होंने वास्तविक जीवन में हत्या कर दी। इसमें सही हो रहा है, आपने शायद जिमी सुपरफ्लाई स्नूकर के बारे में सुना है, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वह हत्या के साथ उसका इतिहास है। दिन में वापस स्नूकर प्रशंसकों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था जब कुश्ती अभी भी एक गंभीर व्यवसाय था। यह खेल मनोरंजन बनने से कुछ साल पहले था। तुम्हें पता है कि क्या कूलर भी है, स्नूकर ने मिक फोले को पहलवान बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि जिमी स्नूकर के जीवन के रूप में ग्लैमरस दिखता है, पर्दे के पीछे बहुत अंधेरा था। स्नूकर मादक द्रव्यों के सेवन से जूझता रहा, विशेष रूप से कोकीन। वह भी आसपास रहना काफी मुश्किल था, शायद उसकी ताकत के कारण। इसलिए उन्होंने नैन्सी अर्जेंटीना नामक एक महिला के साथ यात्रा शुरू की, जिसे वह कथित तौर पर डेटिंग कर रहा था। मजेदार तथ्य, स्नूकर ने वास्तव में एक अन्य महिला से शादी की थी जब वह नैन्सी को डेट कर रही थी। वे एक कुश्ती कार्यक्रम में मिले और अंततः शहर से शहर तक एक साथ यात्रा करना शुरू कर दिया, जबकि स्नूकर कुश्ती कर रहे थे। लेकिन यह सब मजेदार और यात्रा नहीं कर रहा था। जिस तरह से साथ घरेलू दुर्व्यवहार के बारे में कुछ अफवाहें थीं, ये चिंताएं 1983 के जनवरी में बहुत अधिक वैध हो गईं, जब एक होटल में एक घटना थी जहां दोनों रुके थे। लगभग 4 महीने बाद, मई 1983 में एलन टाउन में एक कार्यक्रम के बाद नैन्सी अर्जेंटीना की मृत्यु हो गई। जाहिरा तौर पर उसने अपना सिर मारा, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं खरीद रहे थे। पुलिस ने जांच की, लेकिन स्नूका के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। यहां है जहां चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गईं। नैन्सी के परिवार ने स्नूका के खिलाफ एक मौत का मुकदमा दायर किया और $500,000 का समझौता किया, लेकिन स्नूका ने कभी भी नकदी नहीं खाई और आपराधिक मामला ठंडा हो गया। इसके बाद स्नूका कुश्ती की अंगूठी पर वापस चला गया। 30 साल बाद मॉर्निंग कॉल अखबार ने मामले को धूल कर दिया और खुदाई शुरू कर दी। दस्तावेज सामने आए और सभी उंगलियों ने स्नूका को इशारा किया। भव्य जूरी को क्यों और स्नूकर पर तीसरे डिग्री की हत्या और अनैच्छिक हत्या का आरोप लगाया गया था। स्नूकर को 2015 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मुकदमे के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। योग्यता के मुद्दे, स्वास्थ्य समस्याएं और पेट के कैंसर और मनोभ्रंश के निदान के बाद। लेकिन यहां बात है, अभियोजक उसी वर्ष स्नूकर कुश्ती के सबूत पेश करने में सक्षम थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वास्थ्य संकट का दावा किया था। शायद यह सुझाव दे सकता है कि वह इसे फेंक कर सकता है। बचाव इस बात का मुकाबला करने में सक्षम था कि स्नूकर एक आदमी का खोल था। जून में 2016 न्यायाधीश ने स्नूकर को मुकदमा चलाने के लिए अनफिट पर शासन किया। उनके वकील ने बम गिरा दिया कि उनके पास एक टर्मिनल बीमारी के कारण रहने के लिए 6 महीने थे। सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया। स्नूकर सुपरफ्लाई 2017 में निधन हो गया। WWE के लिए के रूप में उन्होंने तेजी से अपनी वेबसाइट पर हॉल ऑन ऑफ फेम सेक्शन से स्नूकर को हटा दिया और उनकी प्रोफाइल भी पतली हवा में गायब हो गई। इस अगले पहलवान को बुरे इरादे नहीं थे, लेकिन उनकी चालें वास्तव में उन्हें एक अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड नहीं देती थीं। हॉल ऑन फेम। स्कॉट हॉल व्यवसाय में सबसे अंधेरे आंकड़ों में से एक है, सिर्फ उसकी कुश्ती के कारण नहीं, लेकिन उसका अंधेरा अतीत। स्कॉट हॉल ने नाम के तहत 1999 मई में कुश्ती उद्योग में फट गया। WWF के भीतर रेजर रेमन, वह प्रसिद्धि के लिए बढ़ गया। WWF इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को 4 बार जीतना और बुरे आदमी के रूप में अपने आला को नक्काशी करना। लेकिन 1999 मई में हॉल ने WWF को अलविदा कहा और प्रतिद्वंद्वी के लिए जहाज कूद गया, WCW। वहां उन्होंने कुश्ती के साथ मिलकर हॉग होगन और केविन नैश जैसे कुख्यात न्यू वर्ल्ड ऑनर्डर गुड का निर्माण किया। WCW में अपने समय के दौरान हॉल ने अपने संग्रह में खिताब की एक सरणी जोड़ी। WCW यूनाइटेड स्टेट्स हैवीवेट चैंपियनशिप में 2 बार, WCW वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप 1 बार और एक साथ WCW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। तथापि फरवरी में 2000 वह WCW के लिए विदाई बोली, केवल WWF पर लौटने के लिए WWE का नाम बदल दिया। एक संक्षिप्त कार्यकाल के लिए 2002 में उनकी कुश्ती यात्रा वहां नहीं रुकी। पॉल ने चरम चैंपियनशिप कुश्ती जैसे विभिन्न पदोन्नति के माध्यम से अपना रास्ता पकड़ लिया। न्यू जापान प्रो कुश्ती और कुल नॉन स्टॉप एक्शन कुश्ती, TNA में, यहां तक कि उन्होंने केविन नैश और एरिक यंग के साथ TNA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। लेकिन पकड़ो, रिंग में अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर उनके बुरे आदमी की कुश्ती पलायन ने
2016 जून तक समाप्त नहीं किया। एक प्रमुख पदोन्नति में विश्व चैंपियनशिप नहीं जीतने के बावजूद हॉल की कुश्ती विरासत ने एक छाप छोड़ी। तथापि हॉल ने अपने करियर और बाद के जीवन भर में लगातार शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से लड़ाई लड़ी। इनके बावजूद उन्होंने एक एकल प्रतियोगी के रूप में 2014 में WGWE हॉल ऑफ फेम में एक स्थान अर्जित किया और फिट प्रतिष्ठित के सदस्य के रूप में एमी वुड 2020 में। अब आइए उन दिनों को रिवाइंड करें जब स्कॉट हॉल सिर्फ एक पहलवान नहीं था, लेकिन एक सुंदर अंतरराज्यीय नाम के साथ एक संयुक्त पर एक बारटेंडर, मूल गुड़िया घर ऑर्लैंडो में, फ्लोरिडा। जनवरी को 15वें 1983 हॉल एक महिला पर एक संरक्षक के साथ एक तर्क में मिला और यह नाटकीय था। संरक्षक गुस्सा हो गया और हॉल की कार पर अपने रोष को उजागर करने का फैसला किया। अराजकता के बीच संरक्षक ने एक बंदूक निकाली, तथापि हॉल संरक्षक को निष्क्रिय करने में सक्षम था। समस्या यह थी कि उसने यह कैसे किया। स्कॉट हॉल ने केवल संरक्षक से बंदूक इकट्ठा नहीं की, लेकिन उसने बंदूक को निकाल दिया और आदमी को मार डाला। भले ही हॉल ने आदमी को मारने का इरादा नहीं किया, हॉल ने खुद को पल की गर्मी में जीवन लेने के लिए दूसरी डिग्री की हत्या के आरोपों का सामना किया। हॉल जेल नहीं गया, यद्यपि उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे और चूंकि यह आत्मरक्षा में था, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहने में सक्षम था। हालांकि स्कॉट वास्तव में खुद को स्वतंत्र नहीं मानते थे, क्योंकि वह इस तथ्य से लगातार प्रेतबाधित थे कि उन्होंने एक जीवन लिया। बहुत सारे लोग इसे अगले पहलवान को याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह उस दिन व्यवसाय में सबसे भयानक दिखने वाले पहलवानों में से एक थे जब उन्होंने पूरे यूएसए में कुश्ती की। ऑंक्स बेकर की फिनिशिंग मूव ने एक को नहीं मारा, लेकिन रिंग में 2 लोग। उनकी कुश्ती के कारण या ऐसा कुछ भी नहीं था। वह वास्तव में डरावना दिखने वाला था। संदर्भ के लिए, उसके पास एक मुंडा हुआ सिर था, एक मतलब मूंछें और बहुत संदिग्ध भौहें। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, ऑंक्स बेकर के पास एक हस्ताक्षर कदम था जो एक बड़े आदमी को रोक सकता था। चोट लगी हुई पंच। आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि यह कदम कितना घातक रहा होगा, लेकिन इससे पहले आइए भयानक ऑंक्स बेकर पर एक कम हो जाए जल्दी में। 1960 के दशक में बेकर कैंसस सिटी में चलता है और कुश्ती की पहली रात के लिए $300 का भुगतान करता है और इस तरह से खतरा ऑंक्स बेकर का जन्म हुआ। एक बच्चे की हॉरर फिल्म से कुछ बाहर दिखने के अलावा बेकर वास्तव में बहुत बड़ा था। 1.6 पर खड़े होकर और 340 पाउंड का वजन। बैल का नाम बहुत समझ में आता है। यह दोस्त आपका औसत अनुकूल पड़ोसी नहीं था। वास्तव में उन्होंने एक तरह का चश्मा पहने हुए आदमी के रूप में शुरुआत की, लेकिन तेजी से आगे बढ़े और बेकर अब एक अच्छा लड़का नहीं है। वह फुल ऑन खलनायक हो गया है। एक मुंडा सिर के साथ पूरा, एक झाड़ी काली मूछें और अजीब भौहें, और उसकी परिष्करण चाल, चोट लगी हुई पंच। भले ही बेकर ने हर्ट पंच को लोकप्रिय बनाया, वह वास्तव में वह नहीं था जो इस कदम के साथ आया था। यह सम्मान स्टेन स्टासैक का है, जिसने इसे हार्ट पंच कहा। स्टासैक के साथ थोड़ा टिफ के बाद बेकर ने इसका नाम बदलकर हर्ट पंच कर दिया। आकर्षक सही। 1960 में ऑंक्स दुनिया भर में कुश्ती महासंघ में शामिल हो गया, डुआ अनुकूल अरकानसस बैल के रूप में, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक वहां नहीं रहे। उन्होंने अपना शो सड़क पर लिया, उत्तरी अमेरिका में कुश्ती, भगदड़ कुश्ती, अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन, जो तुम कहो। उन्होंने शायद एक चोट पंच फेंक दिया। 1980 में उनके पास एक संक्षिप्त कार्यकाल था, WWF। अब जब जीत की बात आती है, बेकर की एक बहुत लंबी सूची है। वह नीचे ले गया वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन बेल्ट के लिए काउबॉय बॉब एलिस, और वह वहां नहीं रुका। उन्होंने प्यूर्टो रिको में कार्लोस कोलोन को हराकर WWC विश्व खिताब जीता। टैग टीमों के बारे में क्या, उसने उन पर भी हिलाया। ओले एंडरसन, स्कैंडोर अकबर और बिग जॉन स्टडॉक्स। NWA और NWF में चैंपियनशिप जीतने के लिए उन सभी के साथ मिलकर काम किया। लेकिन अधिकांश कुश्ती किंवदंतियों की तरह ऑंक्स के पास झगड़े का अपना उचित हिस्सा था। वह रैंडी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रतिद्वंद्विता थी। माचो मैन सैवेज। खेल में देर। बेकर ने केंद्रीय राज्यों की कुश्ती में रिप रोजर्स के साथ भी फेंक दिया, लेकिन यह वह जगह है जहां चीजें बहुत दिलचस्प और थोड़ी अंधेरा हो जाती हैं। 13 जून को 1971 बैल और उसका साथी पंजा AUVA मिडवेस्ट टैग टीम चैंपियनशिप टैग टीम मैच में अल्बर्टो टोरेस और उनके साथी के खिलाफ कुश्ती कर रहे थे काउबॉय बॉब एलिस, वर्टिग्रा में, नेब्रास्का। टोरेस घायल हो गया और 3 दिन बाद वह जा चुका था। टोरेस की मृत्यु कोई संयोग नहीं थी। हालांकि सबूतों से पता चला है कि टोरेस की मृत्यु एक टूटे हुए परिशिष्ट से हुई थी। बेकर के दिल के पंच ने इसे बढ़ा दिया था।
मैच के दौरान टोरेस गिर गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो दिल के पंच से मर गया। यद्यपि अगस्त में 1972 बेकर सावन में एक गुकेल से हार गया, जॉर्जिया। मैच के बाद लॉकर रूम में गुनकेल की मौत हो गई। उनकी मृत्यु रक्त के थक्के के कारण हुई, जो बेकर की वजह से एक हेमेटोमा से टूट गया, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ा। हैरानी की बात है, इन दो मौतों ने बेकर के करियर को समाप्त नहीं किया। वास्तव में 1989 में ऑंक्स ने ऑंक्स बेकर का कुश्ती स्कूल खोला। वह रिंग में एक संरक्षक थे और उन्होंने मार्क कैलोवे की पसंद सिखाई, द अंडरटेकर और ब्रायन क्लार्क। लेकिन बैल लहरें नहीं बना रहा था। 2004 में बेकर ने रिंग ऑन ऑनर को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और धूल भरे रोड्स का सामना किया। 2007 के लिए तेजी से स्यूज केज ऑफ डेथ 9 शो ऑंक्स ने एक साक्षात्कार खंड में पंथ कथा के अतिथि के रूप में दिखाया। आश्चर्य। आदमी जानता था कि भीड़ को अपने पैर की उंगलियों पर कैसे रखा जाए। 2013 चारों ओर लुढ़का और ऑंक्स ने रिंग में वापस कदम रखा और एक में सीसीडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती। 13 मैन बैटल रॉयल। अगला, हमारे पास वर्ण गैंग है। इस दोस्त ने रिंग में किसी को नहीं मारा, लेकिन उन्हें यकीन है कि जीवन लेने के लिए अपने कुश्ती कौशल का इस्तेमाल किया। कुश्ती क्षेत्र के दिनों के दौरान वर्ने गेगन उद्योग के सबसे बड़े नामों में से एक थे। वह अब डिफेंक्शन अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन के मालिक भी थे। चलो भी 4 दशकों से अधिक के लिए वर्ण गगने मिनेसोटा में एक महान पहलवान और प्रमोटर थे और शुरुआती दौर में खेल मनोरंजन के विस्तार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। 1980 के दशक गैंग ने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के कई अन्य बड़े नामों में से कई के बीच अपनी जगह बनाई, जब उन्हें 2006 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रॉबिन्सडेल में बढ़ रहा है। गंगिया एक 3 खेल एथलीट था, जबकि उन्होंने बेसबॉल और फुटबॉल भी खेला। कुश्ती उसका जाम था। उन्होंने कई राज्य चैंपियनशिप जीती। फिर वह मिनेसोटा विश्वविद्यालय में चला गया, जहां उन्होंने फुटबॉल और कुश्ती खेलना जारी रखा। पूरा करने के लिए लौट आए। जब उनके शौकिया दिन खत्म हो गए, वर्ने के पास एक फिर से शुरू था जो किसी भी पहलवान को ईर्ष्या के साथ हरा बना सकता था। 4 बिग 10 रेसलिंग चैंपियनशिप, 2 NCAA कुश्ती चैंपियनशिप और 1942 AU कुश्ती चैंपियनशिप। उनके पास व्यावहारिक रूप से ज्यादातर लोगों की तुलना में अधिक चैंपियनशिप थी। आइए 1948 यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक टीम पर उनके कार्यकाल को न भूलें। NFL के ग्रीन बे पैकर्स के लिए एक संक्षिप्त कार्यकाल खेलने के बाद वर्नर ने प्रमोटर टोनी स्टेकर के आग्रह पर पेशेवर कुश्ती की ओर रुख किया। 1950 में वर्ने ने मिनेसोटा में अपनी शुरुआत की। वर्ने कई क्षेत्रीय चैंपियनशिप जीत रहे थे। 1950 के दशक, उस वर्ष के अगस्त में पहली मान्यता प्राप्त चैंपियन होने पर उन्हें अपनी पहली ABBA चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। तब NWA चैंपियन पैट ओकॉनर उसके खिलाफ खिताब का बचाव करने से बाहर निकला। वर्ण सिर्फ एक चैंपियन नहीं था, वह कुश्ती की दुनिया में 11 बार विश्व चैंपियन थे। AWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को 10 बार और IBWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को 1 बार पकड़े हुए। IBWA शीर्षक जापान में एक बड़ी बात थी। इस आदमी ने सिर्फ खिताब नहीं जीता, उन्होंने उन्हें ऐसे एकत्र किया जैसे वे ट्रेडिंग कार्ड कर रहे हों। और रिकॉर्ड की बात, वर्ने उत्तरी अमेरिका में विश्व चैंपियन के रूप में सबसे लंबे समय तक संयुक्त शासन के लिए खिताब रखते हैं। केवल ब्रूनो सैम मार्टिनो और लूथेज ने उन्हें उस एलीट क्लब में कंपनी रखी है। गैग ने अपने कुश्ती करियर के माध्यम से जाने में सक्षम था, जो बिना सोचे समझे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह बदल गया। 2009 में गैग ने अपने नर्सिंग होम रूममेट के साथ लड़ाई में शामिल हो गया, हेलमट गुटमैन। उसके शरीर ने बाद में फर्श पर पटक दिया, फिर अपने शरीर पर वापस खींचकर अपने कूल्हे को तोड़ दिया। गुटमैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अगले महीने चोट की जटिलताओं से उनकी मृत्यु हो गई। मौत को आधिकारिक तौर पर एक हत्या का शासन किया गया था, लेकिन गैगने के मनोभ्रंश के कारण वह आपराधिक रूप से चार्ज नहीं किया गया था। गगने ने डिमेंशिया के साथ कानून को चकमा दिया, लेकिन यह अगला पहलवान सिर्फ उन्हें बाद में छोड़ सकता है। क्रिस बेनॉयट तकनीकी कुश्ती के एक मास्टर थे और एक बार वह कुश्ती उद्योग में सर्वश्रेष्ठ थे। वह आसानी से शीर्ष 10 में से एक हो सकता था, या शायद शीर्ष 5 भी। प्रो रेसलिंग इतिहास में ओनल टाइम महान। तथापि उनके करियर को मई को बॉर्न द्वारा चिन्हित किया गया था। 1967 कनाडा में क्रिस्टोफर माइकल बेनॉयट का करियर लगभग 22 साल तक चला। विभिन्न पदोन्नति फैले, विश्व कुश्ती महासंघ सहित वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, विश्व चैंपियनशिप कुश्ती SAW, JPTW और भगदड़ कुश्ती। बेनॉयट सिर्फ एक कुशल एथलीट नहीं था, वह एक टॉप स्टार था, एक भविष्य का हॉल ऑन फेमर और एक सम्मानित अनुभवी।
उनके कौशल ने उन्हें 1999 में स्टैम्पेड रेसलिंग हॉल ऑन फेम और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑन फेम में 2003 में जगह बनाई। इसने चौंकाने वाली हत्या आत्महत्या के साथ अचानक अनुग्रह को और अधिक कर दिया। अब इसे देख रहा है, उसके बारे में बहुत सारी अजीब कहानियां और विचित्र घटनाएं थीं। बेनोइट गायब होने से पहले उन्हें WWE पेपर व्यू पर कुश्ती करने के लिए निर्धारित किया गया था। तथापि मैच से पहले उसने अपनी जान ले ली, जबकि यह काफी बुरा था। क्या अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह था कि आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, नैन्सी, और उनका बेटा डैनियल। कई षड्यंत्र के सिद्धांतों के बावजूद चारों ओर तैरते हुए मुख्य सबूत बेनोइट को दुखद घटनाओं के पीछे एक होने की ओर इशारा करते हैं। 3 दिनों में बेनोइट ने अंततः अपनी जान लेने से पहले अपनी पत्नी और बेटे को दुखद रूप से मार डाला था। उनकी पत्नी को बांध दिया गया था और बेनोइट के बेटे को गला घोंटने से पहले जानेक्स से नशेद किया गया था। बेनोइट ने तब खुद को अपने लैट पुल डाउन मशीन पर लटका दिया। घटना के बाद WWE ने जून 25 पर निर्धारित लाइव रॉ शो को रद्द कर दिया और इसे 3 घंटे की श्रद्धांजलि के साथ बेनोइट को बदल दिया। अपने मैच दिखाते हुए हार्ड नॉक से सेगमेंट, क्रिस बेनोइट स्टोरी DVD और पहलवानों और उद्घोषकों की टिप्पणी। हत्या आत्महत्या से पहले बेनोइट को अवैध दवाएं मिली, एनाबॉलिक स्टेरॉयड और एक स्तन कैंसर की दवा सहित WWE के टैलेंट वेलनेस प्रोग्राम के अनुरूप नहीं। स्टेरॉयड दुरुपयोग की जांच से यह भी पता चला कि अन्य पहलवानों को भी स्टेरॉयड मिले थे। त्रासदी के बाद यह सुझाव दिया गया था कि मस्तिष्क के आघात ने बेनोइट के कार्यों को प्रभावित किया होगा। बेनोइट के मस्तिष्क पर परीक्षणों ने गंभीर क्षति को दिखाया, जैसा कि एक के समान है। 25 वर्षीय अल्जाइमर रोगी, उन्नत मनोभ्रंश, बार बार कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ है। बेनोइट की गंभीर व्यवहार समस्याओं में योगदानकर्ता हो सकता है। इसने उनकी प्रतिष्ठा को इतनी बुरी तरह से गड़बड़ कर दिया कि WWE अब भी उसे पहचानता नहीं है और एक भयानक पहलवान के रूप में उनका प्रतिनिधि अब ज्यादातर एक हत्यारा होने के लिए याद किया जाता है। महान खली को इतिहास के सबसे बुरे पहलवानों में से एक माना जाता है, लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं थी जो उन्होंने प्रो कुश्ती में की थी। खली इतनी लंबी थी, अकेले उनका आकार आपको सवाल कर सकता है कि क्या आप सही वजन वर्ग में थे। साथ में खड़े होकर लगभग 300 और 47 पाउंड का वजन। काली सिर्फ एक पहलवान नहीं थी, वह एक जीवित था। गगनचुंबी इमारत की सांस लेना और सुनिश्चित किया कि हर कोई इसे जानता था। काली WWE में खुद के लिए एक अनोखा आला बनाने में कामयाब रही। WWE ब्रह्मांड में स्ट्रैट करने के लिए भारत से पहला आदमी होने के नाते वह एक पहलवान से ज्यादा नहीं था। वह आदमी इतना बड़ा था कि कोई भी उसे अनदेखा नहीं कर सकता था, भले ही उन्होंने कोशिश की। और चलो असली हो, किसने हिम्मत की? उसने सामना किया। WWE की तरह द अंडरटेकर, केन, बड़ा शो, जॉन सीना और शॉन माइकल एक में एक विशाल बल के रूप में उभरा। 20 मैन बैटल रॉयल, विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना। दोस्त सचमुच सपने को जी रहा था। लेकिन कुश्ती केवल एक चीज नहीं थी जो खली में थी। अरे नहीं, उनके बड़े से जीवन व्यक्तित्व ने बड़े पर्दे पर फैल गया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कैली का मग हर जगह था। सबसे लंबा स्थान 2005, होशियार हो जाओ 2008 और मैकग्रुबर 2010, यहां तक कि वह डिज्नी चैनल के रूप में चला गया। राजाओं की जोड़ी। काली अंततः 2014 नवंबर में सेवानिवृत्त हुए और भारत लौटने और आकांक्षी को प्रशिक्षित करने के लिए WWE सुपरस्टार। लेकिन वह लौट आया। WWE बैटल ग्राउंड 2017 मदद कर रहा है। WWE चैंपियन और साथ ही देशवासी जिंदर महल मैच से बच गए। काली ने खुद पंजाबी जेल का नेतृत्व किया। लेकिन चलो एक कम ग्लैमरस अध्याय के लिए थोड़ा चक्कर लगाते हैं। जरूर कुश्ती में दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की एक घटना में काली और एक कदम शामिल था, जिसके कारण अप्रत्याशित त्रासदी हुई। 2000 में ब्रायन ओंग ने काली 2000 से एक फ्लैपजैक लेने के बाद अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मौत से मुलाकात की। मैच से पहले ओंग का पिछला संलयन था, लेकिन प्रशिक्षकों ने उसे चोटों से बचने के लिए एक कम मूल्यांकन दिया और उसे प्रशिक्षण जारी रखने के लिए कहा। विशाल के साथ मैच के दौरान चीजों ने एक जंगली और दुखद मोड़ लिया। यहां तक कि उनके सहमति के साथ ओंग ने सुरक्षा या पर्यवेक्षण के बिना रिंग में प्रवेश किया। काली से एक फ्लैपजैक कुश्ती कदम प्राप्त करने के बाद ओंग की मृत्यु हो गई। जैसा कि काली ने अनजाने में उनकी मृत्यु का कारण बना, ओंग के परिवार ने सभी प्रो कुश्ती के खिलाफ मुकदमा चलाया। प्रशिक्षण सर्कस के लिए जिम्मेदार लोग। विचार,
विमर्श के एक दिन से भी कम समय के बाद एपीडब्ल्यू को लापरवाही से जिम्मेदार माना गया था। औरोंग परिवार $1 के नुकसान के साथ दूर चला गया। यह काफी भारी कीमत है, लेकिन एक जीवन के लिए यह शायद पर्याप्त नहीं था। आपको इनमें से कौन सा मामला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है? टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं। और इससे पहले कि आप छोड़ दें, इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और रिंग प्रतिद्वंद्वियों की सदस्यता लें ताकि आप अगले लोगों को याद न करें।